नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने आज उधम सिंह नगर जिले के अधिकारी व खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। ये बैठक जिला मुख्यालय रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। आपको बताते चले, इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि किसान का बेटा हूं और किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इस दौरान उन्होंने गेहूं खरीद के दौरान तोल में गड़बड़ी करने पर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने धान के भुगतान को लेकर कहा है कि सभी का अप्रैल महीने तक धान का भुगतान कर दिया जाएगा। तो अप्रैल महीने तक धान का भुगतान करने की बात कही गई है। गेहूं खरीद को लेकर मंत्री बंशीधर ने ये बैठक बुलाई थी और इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो एक किसान के बेटे हैं और किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा और जो भुगतान राशि बची हुई है वो अप्रैल महीने तक भुगतान कर दिया जाएगा। अप्रैल महीने तक धान के भुगतान को लेकर बात की गई है। जो राशि बची हुई है उसके भुगतान को लेकर अप्रैल का महीना कहा गया है। बैठक बुलाई गई और इस बैठक के दरमियान उन्होंने तमाम तरह की बातों का जिक्र किया। बैठक में उन्होंने गेहूं खरीद की समस्या को लेकर भी बात की है। खरीद के दौरान तौल में गड़बड़ी होने पर एफआईआर को लेकर उन्होंने बात कही है। गेहूं खरीद को लेकर बंशीधर की ये बैठक बुलाई थी और इस बैठक के दरमियान उन्होंने तमाम तरह की बातों का जिक्र किया और इस बैठक में एक अहम बात ये भी सामने निकल कर आई, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अप्रैल महीने में गेहूं के मूल्य का जो भुगतान है वो कर दिया जाएगा। खरीद के दौरान तौल में गड़बड़ी पर एफआईआर होगी, ये कहना है उनका। और बची हुई जो राशि है वो अप्रैल महीने तक भुगतान करने की बात कही गई। मुझे मालूम है कि उधम सिंह नगर कृषि उत्पादन में सबसे आगे है। अभी गेहूं के जो फसल है वो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ होती है। तो हमने पिछले 2-3 मामले तय किए हैं। एक तो जो धान का पेमेंट नहीं हुआ किसान का, वो अप्रैल के माह चाहे हमें कैबिनेट में जाना पड़े, उसके लिए हमने कह दिया अधिकारियों को कागज़ लेके आए और उसको कैबिनेट में पास करा के जैसे तैसे पोर्टल में उसको चढ़ा के किसानों की पेमेंट होनी चाहिए, क्योंकि किसान का कोई दोष नहीं, दोष सब हम लोगों का। मुझे मालूम है तो अब रुक करते हैं अगले अहम खबर की और खबरों में बात करते हैं अब विकासनगर की। विकासनगर के वीर केशरी चंद राजकीय महाविद्यालय में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस सेमिनार में प्रसिद्ध पर्यावरण विद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के साथ कॉलेज के अध्यापक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आपको बता दें, इस दौरान पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और विरासत का प्रतीक होती है राष्ट्रीय नदी। अगर हम आज के समय में नदियों को बचाने में असफल होते हैं तो आने वाले समय में हमें आसमान की अमृत बूंदें भी नसीब नहीं होगी। इसलिए गंगा यमुना नदी को बचाने के लिए हम सबको सामुदायिक भावना से आगे आकर इनको बचाना होगा। तो नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई, एक दिवसीय कार्यक्रम किया गया और इस दरमियान नमामि गंगे कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह की बातों का जिक्र किया गया है। आपको बताते चले कि इस दौरान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर ने कहा है कि गंगा यमुना नदी को बचाने के लिए हम सबको सामुदायिक भावना से आगे आकर इन्हें बचाना होगा। एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के दरमियान कॉलेज के अध्यापक, छात्र छात्राएं सभी मौजूद भी दिखे। मेरा कहना है, सरकार क्या होती है, सरकार के बूते की बात एक योजना होती है, लेकिन अगर सामूहिक रूप से सब भागीदारी नहीं करेंगे तो सारी योजनाएं ढेर हो जाती हैं। और इसके लिए मैं इसको सामूहिक दोष में गिनता हूं। और मैं तो एक सरकार आएगी दूसरी जाएगी, सवाल ये है गंगा को तो हमें रोज़ चाहिए,
हर सरकार के बीच में चाहिए। तो इसलिए हम सबको अपने दायित्व को समझते हुए इस आंदोलन को बड़ा बनाना चाहिए। नदी का पुनर्जीवन, रिजुविनेशन जिसे बोलते हैं, और सफाई एक बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है। भारत देश के लोगों में यह ताकत है कि जब हम किसी चीज़ को एक संकल्प ले लेते हैं, हम उस संकल्प को पूरा करते हैं। निश्चित रूप से माँ गंगा और माँ गंगा की सभी सहायक नदियों को भी हम लोग साफ करने में, प्रदूषण मुक्त करने में जरूर सफल होंगे। मेरा तो वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में सबसे पुराने श्री राम सेवक सभा की ओर से होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर राम सेवक सभा मैदान में पंडित भगवत प्रसाद जोशी ने मंत्रोच्चारण के साथ चीर बांधकर प्रदेश के 7 जिले और सरोवर नगरी वासियों को होली की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ एक दूसरे को अबीर गुलाल का टीका लगाकर और होली की टोपी पहनाकर मुबारकबाद दिया। आपको बता दें, इस मौके पर श्री राम सेवक सभा के सभी सदस्य भी मौजूद दिखे। मंत्रोच्चारण के साथ होली की बधाई दी गई है। लोगों को अबीर गुलाल का टीका लगाया गया है। नैनीताल के उत्तराखंड से सीधे हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना को देखते हुए होली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है और ज़्यादा भीड़ भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे जो लोगों का जो जमावड़ा है, भीड़ भी है, वो भी कुछ ऐसा नहीं देखने को मिल सकता है। मंत्रोच्चारण के साथ चीर बांधकर शुभकामनाएं दी गई है। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद दी गई। श्री राम सेवक सभा ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपको बता दें कि हमेशा से हर साल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है होली के मद्देनजर, लेकिन इस बार क्योंकि ये जो होली है वो कोरोना काल में मनाई जाएगी, तो इसके तहत ही ज्यादा वहां पे भीड़ ना इकट्ठा हो या लोग ज्यादा वहां पे ना पहुंचे, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। और जिस तरीके से हर साल कार्यक्रम में बहुत ज्यादा सैकड़ों की संख्या में लोग देखे जाते थे और उसको लेकर भी तमाम तरह की व्यवस्था की जाती थी, ऐसा कुछ इस बार खास नहीं देखा जा रहा है। हालांकि मंत्रोच्चारण के साथ लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी है। तो वहीं बिशन भंडारी चंबा व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष पद के लिए कल 393 वोट डाले गए थे, जिसमें विजय प्रत्याशी बिशन भंडारी रावत को 195 वोट पड़ने के साथ 19 वोटों के साथ जीत भी दर्ज कर ली। बताते चले कि व्यापार मंडल महामंत्री पद पर जोत सिंह रावत और कोषाध्यक्ष के पद पर रुकम सिंह नेगी को निर्विरोध चुना गया। चुनाव अधिकारी संजय बहुगुणा के नेतृत्व में इस चुनाव को संपन्न कराया गया। हमारे इसमें 22 तारीख को इसका यहाँ पे नामांकन हुआ था, जिसमें हमारे महामंत्री और कोषाध्यक्ष को निर्विरोध यहाँ पर चुना गया था। उसके बाद 4 लोगों ने यहाँ पे अध्यक्ष पद की दावेदारी की थी, जिसमें से 2 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए थे, लेकिन हमारे 2 उम्मीदवार यहाँ पे रह गए थे, अजय रावत और बिशन भंडारी जी। रुक करते अगली अहम खबर की। टिहरी में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन खेल मैदान में किया गया, जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक धन सिंह नेगी ने किया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कहा है कि खेल महाकुंभ के आयोजन की श्रृंखला के तहत आयोजन ग्राम पंचायत स्तर से प्रारंभ होना था, लेकिन कोरोना के चलते खेल महाकुंभ का आयोजन केवल जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर ही किया जा रहा है। आपको बता दें, इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों को जीवन आगे बढ़ने एवं स्वास्थ्य के लिए खेल के महत्व के बारे में जानकारी भी दी और साथ ही साथ प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। तो कोरोना के चलते खेल महाकुंभ का जो आयोजन है वो जिला स्तरीय तौर पर ही किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना का जो एक बार फिर से रफ्तार है कोरोना ने वो पकड़ ली है, जिसे देखते हुए जो महाकुंभ का आयोजन एक विशाल रूप में किया जाना था वो सिर्फ अब जिला स्तरीय तौर पर ही किया गया। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर है टिहरी के उत्तराखंड की, जहां पर आप कार्यक्रम वो साफ तौर पर देख सकते हैं। कोरोना के चलते महाकुंभ सिर्फ अब जिला स्तर पर ही हो रहा है।
के अंतर्गत 2020 में कोविड के कारण ये इससे पूर्व संचालित नहीं हो पाई। इसमें हम 100 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, 1500 मीटर की दौड़ आयोजित कर रहे हैं। इसमें अंडर 19 बालक बालिकाओं को इनवाइट किया गया है पूरे जनपद से। इसमें हमारे पास 450 हमारा प्रतिभागी यहाँ पर आए हैं। आज इसका समापन होगा और ये जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स में, ये स्टेट लेवल पर हमारी प्रदेश स्तरीय खेल महाकुंभ 25-26 में देहरादून में आयोजित हो रहा है। ये हमारे जो विजेता प्रतिभागी हैं ये देहरादून में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें। तो वहीं लक्सर और हरिद्वार देहात क्षेत्र में जहां कोरोना के नए स्ट्रेन देखने को मिले हैं और पुलिस प्रशासन अब सख्ती बरतने के मोड में भी नजर आने लगा है। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन की कोरोना को लेकर क्या तैयारियां हैं ताकि आने वाले होली के त्योहारों में किसी तरह की कोई भी खलल ना पड़ सके। इसे लेकर लोकमंच संवाददाता राम गोपाल ने ये खास बातचीत की है। आप भी देखिए पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार से ये बातचीत। एक तरफ कोरोना की चुनौती है तो वहीं अब जो है पुलिस के सामने जो है त्योहार होली का आ गया है, उसको लेकर किस तरह से प्रशासन ने अपनी खासा कमर कसी है। तो मेरे साथ मौजूद है पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से अभी सभ्य रात है, फिर वहीं होली का पर्व है, तो एक तरफ कहीं ना कहीं कोरोना को भी चुनौती है, किस तरह से पुलिस को जो खासी चुनौती रहेगी? ये बात सही है कि साथ साथ दो त्यौहार हमारे हो गए हैं। शब बारात हो गया जहाँ पे रात पर मुस्लिम लोग जो है रात भर जागते हैं, और उसके बाद होली का पर्व है। और इस संदर्भ में हमारी जो तैयारियों में ये है कि सबसे पहले तो मैं सम्राट व्यक्ति और लोगों से हमारा आपस में मेल हमने मीटिंगें ली हैं, और मीटिंगों में जो जो इश्यू उनकी तरफ से बताए गए और जो पिछले सालों में हमारे द्वारा जो फेस किए गए हैं उन पे हमारी गहनता से चर्चा हुई, और इस संबंध में क्या क्या उपाय हमारे द्वारा किए जाएं इस बारे में गहन चर्चा हुई। जैसे मुख्य बिंदुओं में जो शराब पी के हुड़दंगबाजी होती है, बाइकों पे लड़के घूमते हैं, जो रूट रहता है एक जुलूस का, उसके संदर्भ में, और जो जुलूस के रास्ते में जो दूसरे धार्मिक स्थानों के जो रूट पे रहते हैं, तो उसमें किस तरह से हमारी ड्यूटियां काम करेगी, किस तरह से सहयोग रहेगा आपस में, और कोई बात हो भी जाती है तो किस तरह से उसकी सूचना भेजी जाएगी, और क्या रोल मौजूद आदमियों का होगा, प्रधानों का होगा, और हमारे जो ग्राम सुरक्षा समिति के जो लोग हैं उनके भी रोल हमने तय किए हैं, ताकि जो कोई भी अगर बात हो तो उसको हम मौके पर दिखवा लें। तो इस संदर्भ में हमारे द्वारा ड्यूटियां भी लगाई जाएंगी, और अभी एक फ्लैग मार्च प्रस्तावित है, और फ्लैग मार्च भी किया जाएगा। सर, जिस तरह से देखा गया है कि होली को जो अधिक लोग जो शराब का सेवन करते हैं, हुड़दंगबाजी भी काफ़ी होती है, और अक्सर कर देखा गया कि कहीं ना कहीं झगड़े भी बहुत होते हैं, तो उसको लेकर अगर कहीं हुड़दंगबाजी के होते पाए गए तो उस पर लगाम कसने के लिए किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर कोई हुड़दंगबाजी करेगा, कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस बारे में हमने संदेश भी स्पष्ट कर दिया मीटिंगों में कि जो कानून में हाथ में लेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। सर, जिस तरह से कोरोना की भी मार है, कोरोना वायरस का खतरा लगातार मंडरा रहा है और केसेज भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या इसको लेकर भी कोई गाइडलाइन जारी हुई है? अभी तक जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो सभी राज्यों को एक संदेश दिया गया था, उसी क्रम में क्योंकि मामले अभी बढ़ रहे हैं हमारे प्रदेश में भी और देश में भी, दोनों में मामले बढ़ रहे हैं, इस संदर्भ में जागरूकता अभियान और मास्क को लेकर कार्रवाई जो है वो की जा रही है, लगातार हमारे द्वारा की जा रही है। कई हज़ार चालान हमारे द्वारा किए गए हैं। हालांकि चालान एक डर जरूर पैदा करता है, तो विभिन्न गोष्ठियों में जो हम कर भी रहे हैं तो उसमें एक मैसेज यही दे रहे हैं कि आप मास्क वगैरह यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो इस संदर्भ में अब थाने की गाड़ी या हमारी गाड़ी जब भी क्षेत्र में जाती है तो इस बारे में एक अनाउंसमेंट का सिस्टम भी करेंगे, और मास्क के ऊपर जो चालान है वो लगातार जारी है। जिस तरह से कोरोना है और कोरोना के बाद जो होली का पर्व और शब बारात है, उसको लेकर जो पुलिस ने जो खासा कमर कस ली है और सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो खासा किए हुए। हालांकि बॉर्डरों की जो चौकियां हैं उन्हें तैनात पुलिस बल लगाया गया है, और सीओ विवेक कुमार का साफ तौर से कहना है कि जितने भी हुड़दंग होंगे उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लक्सर से लोकमंच के लिए गोविंद चौधरी। मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम के तहत जन समस्याओं और शिकायतों के जल्दी समाधान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिले के विकास खंड चंबा के प्रांगण में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक रोहेला की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को कराया गया, और इस अवसर पर कुल 48 शिकायतें भी दर्ज की गई, जिनमें से 19 शिकायतों का सीडीओ ने मौके पर ही समाधान कर दिया, और बाकी बचे हुए शिकायतों के लिए जल्द से जल्द समाधान के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दे दिए गए।
ये नकोट ग्राम में इंटर कॉलेज में ये सिक्योरिटी कैंप चल रहा है। इसके अंतर्गत अभी तक हमें 34 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और लगातार जो लोग हैं जिनकी भी अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ विभिन्न विभागों ने यहाँ पर स्टॉल्स के माध्यम से जो उनकी सामग्री का विक्रय है उसके लिए भी जैसे पशुपालन, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, NRLM इनके स्टॉल्स भी हैं। जो भी लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार ऐसे सामग्री क्रय करनी है उसकी सुविधा भी दी जा रही है। साथ ही साथ विभागीय जानकारियाँ भी यहाँ मंच से बीच बीच में अधिकारियों द्वारा दी जा रही है और उम्मीद है इससे क्षेत्र के जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको लाभ प्राप्त हो। ये नकोट खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर के मालधान क्षेत्र के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा लगभग 1 वर्ष पूर्व मालधान चौड़ से गांधीनगर को लगभग 3 किलोमीटर रोड का निर्माण किया गया था। इस रोड से बनने से लगभग 20 गांव को लाभ मिलता, लेकिन ये रोड बनते ही टूट गई। आपको बता दें कि रोड के निर्माण के समय भी मालधान की जनता ने इस रोड की गुणवत्ता को लेकर जमकर विरोध किया था, लेकिन किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। अब फिर मालधान की जनता इस रोड पर हो रही पैंचिंग पर जमकर विरोध करते हुए सूबे के नए मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग कर रही है। जनता का विभाग पर सीधा आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से इस रोड में मालधान की ढेला नदी का रेत इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये रोड बार बार टूट रही है। जनता साफ तौर पर अधिकारियों के साथ मिली भगत का आरोप लगा रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर रामनगर से ये तस्वीर है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही इस रोड का निर्माण हुआ था। हालांकि जब निर्माण हो रहा था उस दरमियान भी जनता ने अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन उस वक्त अधिकारियों ने शिकायतों पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया था। नतीजा ये हुआ कि ये रोड बनते ही टूट गई और इसको लेकर अब तमाम तरह की जो बातें हैं वो भी सामने आने लगी है। हमारा तो यह है शासन प्रशासन से कि ये हमारी सड़क को जो है दुरुस्त किया जाए, नए तरीके से सिरे से सही बन जाए। और हमारा और कोई विरोध नहीं है, जो इसमें गुणवत्ता विहीन सड़क बनी है गुणवत्ता के तहत बन जाए। और जिन लोगों ने इसमें सड़क बनाने में लापरवाही बरती है उनके प्रति सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जी ठीक, हम कह रहे हैं अगर जो उसमें आपके एस्टीमेट में है PWD RN के एस्टीमेट में है, उस एस्टीमेट के आधार पर अगर ये सड़क बनी है तो टूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये सड़क उस एस्टीमेट पर मानक पे बनी नहीं है, इसलिए ये टूट रही है बार बार। एक्चुअली जब इसका निर्माण कार्य हुआ था कई जगह वाटर लॉक्ड एरिया होने के कारण जो है रोड कहीं बैठ गई है, तो दोबारा हम उसको ठेकेदार के द्वारा अपने उसके खर्चे पे ठेकेदार के खर्चे पे जो है जगह जहाँ बैठी हुई है रोड उसको दोबारा ठीक करवा रही है। सर ये तीसरी बार पेजनी हो रही है सर इस पे जब से रोड बनी है? तो जब से मैंने चाह लिया मैं तो पहली बार इसमें जो रिपेयर का कार्य करवा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से आदेश थे कि रोड को ठीक करवाइए और ठेकेदार के पैसे क्योंकि फाइनल बिल भी इसका नहीं हुआ है, तो ठेकेदार के माध्यम से तो दोबारा जहाँ जहाँ इसमें। तो वहीं थाना क्षेत्र जोशीमठ में पुलिस ने 3 लोगों को डंडों और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना के विरोध में थाना पहुंचे व्यापारियों ने पुलिस की अमानवीयता के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध भी दर्ज कराया है। व्यापारी ने कहा है कि शराब की दुकान पर शराब की ओवर रेटिंग का विरोध किया जा रहा था। व्यापारी ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि यदि मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित नहीं किया गया तो वे हड़ताल कर देंगे। हालांकि पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि 3 व्यक्ति शराब के नशे में हुड़दंग मचा रहे थे। बंदे ने सिर्फ वहाँ पे दारू का रेट बोला कि मुझे रेट पे दारू चाहिए, शराब जो भी चाहिए। तो वहाँ पे जो ठेके वाले हैं उन्होंने तुरंत पुलिस में फ़ोन किया कि बोला ये बंदा यहाँ हमसे दारू मांग रहा है, जो भी कर रहा है हमको नहीं पता। हमने सिर्फ वीडियो देखा उनका, वीडियो में ऐसा मार रहे हैं उस आदमी को कि ऐसा लग रहा है हमको जानवर को भी नहीं मारते ऐसे तो। और बोल रहे कि मेडिकल हो गया उनका। अगर मेडिकल हो गया तो फिर दोबारा मेडिकल किया जाएगा। पत्रकार साथ में रहेंगे, आप लोग 4 प्रतिनिधि रहेंगे व्यापार मंडल के, और जो उसके बॉडी पे निशान लगा हुआ है डंडों का, उसका भी मेडिकल किया जाना चाहिए। पुलिसकर्मी ठेके पर पहुंचे तो पुलिसकर्मियों द्वारा इन 3 व्यक्तियों को समझाया गया, लेकिन ये व्यक्ति माने नहीं और इनके द्वारा पुलिस के साथ बदतमीजी तथा अभद्रता की गई। फिर पुलिस बल द्वारा तीनों व्यक्तियों को काबू पे करके थाना जोशीमठ में लाया गया, जहां पर तीनों व्यक्तियों का
CHC जोशीमठ में मेडिकल परीक्षण कराया गया, जहां पर उक्त तीनों व्यक्तियों का अत्यधिक शराब पीना पाया गया। जो लोग गलत वीडियो मैसेज प्रसारित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं लालकुआं प्रशासन ने होली को लेकर अमन शांति कमेटी के साथ बैठक की है। प्रशासन ने होली और त्योहारों को लेकर शांति व्यवस्था कायम रखने के निर्देश दिए हैं और त्योहारों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाने का आग्रह भी किया है। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने कहा है कि होली के मद्देनजर लालकुआं क्षेत्र में आपसी मेलजाल बनाते हुए और भाईचारा का संदेश देते हुए सभी को एकजुटता से त्योहार मनाना चाहिए, जिससे क्षेत्र से एक अच्छा संदेश भी लोगों को मिले। एसडीएम ने बिजली विभाग और जल संस्थान को होली के दिन बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश भी दिए हैं। एसएसपी जगदीश चंदा ने कहा है कि होली पर अराजक तत्वों से निपटने के लिए भी तैयारियां की जा रही है और लालकुआं को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। थाना पुलिस के द्वारा इसको सेक्टरवार भागों में बांटा गया है। जगह जगह पर पुलिस की ड्यूटियां मौजूद रहेंगी। साथ में ही मोबाइल पार्टियां भी लगातार गश्त में रहेंगी। जो उच्चाधिकारी हैं वो भी होली के दिन, विशेषकर रंग के दिन लगातार गश्त में रहेंगे। किसी भी सूचना को पुलिस तुरंत अटेंड करेगी और मौके पे ही जो हुड़दंगी होंगी और ये जो लोग होंगे तो तुरंत थाने पर लाया जाएगा और जो उचित वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाएगी। थाना पुलिस के द्वारा इसको सेक्टरवार। तो वहीं उत्तराखंड के डोईवाला में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाया गया हर्बल रंग लोगों को खूब पसंद आ रहा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अरारोट, मैदा, पालक के पत्ते, चुकंदर और फूलों से रंग तैयार कर रही है, जो पूरी तरह से सुरक्षित भी है। इन रंगों का प्रचार प्रसार जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी खुद कर रहे हैं। साथ ही लोगों से इस हर्बल रंग को खरीदने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं इन रंगों को डोईवाला तहसील और ब्लॉक के सामने स्टॉल लगाकर बेचा गया। आपको बता दें, लोग भी इन हर्बल रंगों को खूब पसंद कर रहे हैं। बताते चले कि हर्बल रंगों को बनाने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रही हैं। ये जो समूह द्वारा तैयार किए गए हैं हर्बल कलर, जो खाद्य पदार्थ ही हैं सारे, ये बहुत अच्छे से बिक रहे हैं। महिलाएं इनसे रोजगार से जुड़ी हैं इससे, और अभी तक लगभग हमारे 6-7 समूह ने इतना बढ़िया प्रोडक्शन किया है कि उन्होंने सेल भी कर दिए। हमारे सारे विभाग मतलब ले रहे हैं इसको और ले चुके हैं। और हमारे आज यहाँ पे स्टॉल लगाइए, एसडीएम हमारे सर हैं जो, उनके कहने से यहाँ पे स्टॉल लगाइए और यहाँ पे भी हमारे कस्टमर काफ़ी आ रहे हैं और लेके जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी महिलाओं। तो वहीं हरिद्वार के आबादी क्षेत्र में हाथियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब देर रात हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर जंगल से निकलकर 2 हाथी आ धमके और काफी देर तक स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल मचा रहा। आपको बताते चले कि हाथी काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर ही घूमते रहे। सूचना पाकर नेशनल पार्क के कर्मचारी वहां पहुंचे और हाथियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ दिया। गनीमत रही कि जब हाथी आए थे तब देर रात हो चुकी थी और प्लेटफॉर्म खाली था। लॉकडाउन के समय से ही हरिद्वार में आबादी क्षेत्र में जंगली जानवरों और हाथियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और ये सिलसिला थमने का फिलहाल नजर भी नहीं आ रहा। तो वहीं उधम सिंह नगर के कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खेड़ा में अफीम की खेती करने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें, पुलिस की टीम ने दबिश देते हुए 18 अवैध शराब की भट्टियों को भी नष्ट कर दिया और साथ ही 300 लीटर अवैध शराब भी जब्त की, जिसके बाद अवैध शराब को पुलिस ने नष्ट करते हुए जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर पुलिस को कार्रवाई करते हुए देख सकते हैं। आपको बताते चले कि अवैध शराब को नष्ट करने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। बता देंगे आपको कि पुलिस की टीम ने दबिश देते हुए 18 अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट कर दिया है और साथ ही इस दौरान पुलिस ने 300 लीटर अवैध शराब भी बरामद किया है। अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया गया, 18 अवैध शराब को नष्ट किया गया और अब इन सब कार्रवाई के बाद पुलिस आगे की जांच पड़ताल में भी जुट गई है।
आज सुबह से ही बिंदुखेड़ा अर्जुनपुर रायपुर क्षेत्रों में नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध रूप से जो कच्ची शराब बनाते हैं उसमें तकरीबन 18 भट्टियों को तोड़ा गया है, जिसमें 300 लीटर कच्ची शराब और 20,000 लीटर लहन को नष्ट किया गया है। इसी दौरान हमें कार्रवाई करते हुए एक खेत दिखाई पड़ा जिसमें अफीम की खेती की जा रही थी। तो मौके पर ग्राम प्रधान बीडीसी मेंबर को बुला के उसमें खेत को जो उसमें अफीम बो रखा था उसको उखाड़ा गया, नष्ट किया गया और उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसमें इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।